क्या डेट है आज? कितने साल के हो गए हो? 20। अच्छा 88 में कितने साल के हो गए? 89 कर लो, चलो आसान हो जाएगा। करो ना, करो। 29। 70 में भी जमा करो। 19 20। ठीक है, 89 ईयर्स के हो जाओगे माशाल्लाह, बुजुर्ग हो जाओगे। करवा दीजिएगा। पढ़ना शुरू करते हैं। टैक्स लगाने के लिए जो लॉ मेकर ने टैक्स की क्लास ही है, टैक्स लगाने के लिए लॉ मेकर ने जो पर्सन्स बनाए हैं वो 3 किस्म के हैं। इंडिविजुअल, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कंपनी। टैक्स लगाने के लिए लॉ मेकर, नोट कर लें, 3 किस्म के पर्सन्स बनाए हैं। नया रजिस्टर जो टैक्स के लिए आप लोगों ने खरीदा हुआ है उसमें नोट करें, इकोनॉमिक्स वाले रजिस्टर पे नहीं। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। तो टैक्स लगाने के लिए लॉ मेकर ने जो पर्सन्स बताए हैं वो कितने किस्म के हैं? 3। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आमतौर पे पार्टनरशिप आएगी। इंडिविजुअल ने भी टैक्स देना है, पार्टनर्स ने भी टैक्स देना है और कंपनी ने भी टैक्स देना है। ओके। एनिमल्स भी आएंगे यहाँ, हाथी भाई टैक्स दो, मेंढक भाई टैक्स दो, आएंगे आएंगे, हलाते हाजरा। अच्छा, तो एनिमल्स ने टैक्स नहीं देना। नाउ द क्वेश्चन इज कि टैक्स जो है वो कितने अरसे बाद देना है? तो द आंसर इज के उसके लिए एक डेफिनेशन होगी टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर हर साल टैक्स देना है, हर 6 महीने बाद टैक्स नहीं देना, हर 3 महीने बाद टैक्स नहीं देना, हर साल टैक्स देना है। अच्छा, एक कैलेंडर ईयर भी होता है। हमें कैलेंडर ईयर से कंसर्न नहीं है। कैलेंडर ईयर यकम जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। हमें लॉ में कैलेंडर ईयर से कंसर्न नहीं है। किसी को पता हो हुकूमत का बजट किस महीने में आता है? जून में। तो इसका मतलब है फिर हुकूमत का साल जून में एंड होता है, दिसंबर में? जून में। अकाउंटिंग की क्लास में भी कुछ सवाल ऐसे करते थे जिसमें 30 जून का एंड होता था, कभी 30 सितंबर का एंड होता था। बॉल पेन चाहिए, मंगवा दे, होगी बात पूरी। अच्छा, तो एक कैलेंडर ईयर है और एक टैक्स ईयर है। कैलेंडर ईयर से हमें कंसर्न नहीं, हमें किससे कंसर्न है? टैक्स ईयर से। नॉर्मल टैक्स ईयर यानी आम हालात में, आम हालात में टैक्स ईयर कब शुरू हुआ करेगा? देख लिया उधर, अभी तो देख लो। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर आम हालात में साल कब शुरू हुआ करेगा और कब खत्म हुआ करेगा? तो आम हालात में साल शुरू हुआ करेगा से कहो, से का मतलब कहते हैं कहो, से कहो, लेकिन मैं कौन सा से बोल रहा हूं? एज्यूम वाला से। एज्यूम करें यकम जुलाई 18 को साल शुरू हुआ। अब अगर यकम जुलाई 18 को साल शुरू हुआ है हमारा, यकम जनवरी को नहीं शुरू होगा, तो खत्म कब होगा?
30 जून 19 को। तो नॉर्मली जो टैक्स ईयर है वो कब एंड हुआ करेगा? 30 जून को या 31 दिसंबर को? 30 जून। ओके, नोट। कैलेंडर ईयर से हमें कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ टैक्स ईयर से कंसर्न है। हुकूमत का साल 1 जुलाई को शुरू हुआ करेगा, 30 जून को खत्म हुआ करेगा। ओके, लॉ के अंदर कुछ सेक्शन होते हैं, फिर उसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए पैराज जब डिवाइड होते हैं तो उनको सब सेक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं इनकम टैक्स। आपके सिलेबस में एक और लॉ भी है सेल्स टैक्स, लेकिन अभी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं। इसको कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, 2001 में आया था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसमें कुछ सेक्शंस होंगे, कुछ सब सेक्शंस होंगे। मुशर्रफ के दौर में आया था ये। अच्छा भाई, इसमें देख के बताएं सेक्शन का नंबर क्या है? 74। और सब सेक्शन 1, 2, बाद में ज़रूरत महसूस हुई 2A डालने की, 2A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। तो कोई सब सेक्शन निकल भी सकता है, कोई उसमें हर्ज नहीं। अच्छा, तो ये सेक्शन होंगे और लेफ्ट पे जो नीचे आ रहे होंगे उनको सब सेक्शन कहा जाएगा। तो सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे, पेज किसी को ना मिला हो तो हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, सब सेक्शन 1 देखते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर। किसकी डेफिनेशन आ रही है? नॉर्मल टैक्स ईयर। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। देखें जी इधर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने ये हो गए। फिर जनवरी से जून 6 महीने ये हो गए। टोटल कितने महीने हो गए? 12। तो नॉर्मल टैक्स ईयर की पहली कैरेक्टरिस्टिक बताएं, कितने महीने होने चाहिए इसमें? द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। ये एंड कब हुआ करेगा? 30 जून को। तो जिस साल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए, नंबर 1 12 महीने का हो, और नंबर 2 एंड 30 जून को, हेयर इन आफ्टर, इसके बाद रेफर टू, इसको कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। तो पुराना लॉ कहता था कि इसको ऐसे डिनोट करो, 18 में शुरू हो रहा है, 19 में खत्म हो रहा है, तो इसको 18-19 का नाम दे दो, इस साल को 18-19 का नाम दे दो। लेकिन ये नया लॉ कहता है ज्यादा चक्रों में मत डालो, बस इसका नाम आज के बाद 19 हुआ करेगा। आखिरी तारीख किस कैलेंडर में गिर रही है? 19 वाले में, तो बस इसको 19 में डाल दो। तो अब इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। कौन सा वाला कैलेंडर ईयर? हमारे सामने तो दो कैलेंडर के साल आ रहे हैं, 18 के कैलेंडर के 6 महीने आ रहे हैं, 19 के कैलेंडर के पहले वाले 6 महीने आ रहे हैं। कहते हैं शेल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच 30th June falls. तो व्हाट इज द कैलेंडर ईयर इन विच 30th June falls? 19। तो दैट्स व्हाई इट विल बी डिनोटेड विद 2019। इसके साथ अब 2019 आपने लिख लिया, इसको 2019 से डिनोट किया जाएगा। ओके, अच्छा, आज के बाद अगर कभी आपको कहीं लिखा नजर आया टैक्स ईयर 2018, TY, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर 2020, आज के बाद अगर कहीं आपको ये लिखा नजर आया, तो अब ये बता दें जरा सोच के, ये पीरियड कौन सा कवर कर रहा होगा?
नहीं, 1 जुलाई 18 से नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 1 जुलाई 17 को शुरू होगा और 30 जून इसके एक दिन बाद शुरू हो जाएगा। और एंड कब होगा? ये, और एंड कब होगा? 20। ओके, आज क्या तारीख है? हम किस टैक्स ईयर में खड़े हैं? बोले बोले बोले। यकम जुलाई 19, अगस्त, सितंबर। हम किस टैक्स ईयर में खड़े हैं? 2020 में। किस कैलेंडर ईयर में है? 19 में। लेकिन टैक्स के एतबार से बात करें, किस टैक्स ईयर में है? तो कौन घर जाके बताएगा 2020 शुरू हो गया है? हाथ खड़ा करें। घर जाके आपने बता देना, टैक्स की क्लास में हमने पढ़ा है कि 2020 शुरू हो गया है। 2020 किस दिन शुरू हो गया है? यकम जुलाई 19 को। यकम जुलाई 19। आप इंट्रो की क्लास में बैठे होंगे शायद यकम जुलाई 19 को, ये जुलाई का महीना जो भी गुजरा है। तो यकम जुलाई 19 को टैक्स ईयर जो है वो शुरू हो गया था, और इसका नाम क्या है? टैक्स ईयर 2020। तो इस वक्त हम किस टैक्स ईयर के अंदर हैं? 2020। और पेपर में जो सवाल आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या लिखा होगा? कैलकुलेट द इनकम ऑफ पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2020। तो देखने में कैलेंडर ईयर 19 है, लेकिन हकीकत यह है कि कौन सा साल चल रहा है। ओके, तो लिखें, वी आर सिटिंग इन टैक्स ईयर 2020। वी आर सिटिंग इन क्लास नहीं लिखना, वी आर सिटिंग इन टैक्स ईयर 2020। हम टैक्स ईयर 2020 में बैठे हैं, बिकॉज टुडे इज 24/9/2019। सोच लें, 24/9/2019 यही गिरती है। तो टैक्स की नज़र में हमारा साल किस दिन शुरू हो चुका है? यकम जुलाई 19 को। यकम जुलाई 19 तो बड़ी पुरानी बात है, अब तो अगस्त भी गुजर गया, सितंबर के अंदर हम बैठे हैं। तो इसका मतलब है वी आर सिटिंग इन टैक्स ईयर 2020। तो पेपर में जो सवाल आएगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी कैलकुलेट इनकम ऑफ द पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2020। किताब भी जब प्रिंट होके आएगी उसके बाहर लिखा होगा टैक्स ईयर 2020। हुकूमत ने भी यही कहा था, 2020 का बजट आ गया है। तो आम हालात में टैक्स ईयर कब शुरू हुआ करेगा? यकम जुलाई को। और ख़त्म कब हुआ करेगा? 30 जून को। ओके, अब एक साहब है, भाई मेरे पास भी मोबाइल है, फिर मैं भी जनरल पे लगा देता हूँ। ओके, अब एक साहब है, वो कहते हैं कि जी मैं किसी वजह से अपना ईयर एंड 30 जून पे रख नहीं सकता। देख लिया मोबाइल आपका? वो सीए करें। ओके, यकम जुलाई 2016 से शुरू कर देते हैं। यकम जुलाई 16, एंड कब होगा? 30 जून 17। अगला कब एंड होगा? 30 जून। शर्मा क्यों रहे हैं, बोले। 30 जून 2018 जी। ऊपर क्यों देख? यकम जुलाई 16 से 30 जून 17 कितने महीने? 12 महीने। ये कौन सा साल है? सादा या नॉर्मल? सादा, तिल वाला नहीं, सादा। सादा टैक्स ईयर, बिल्कुल सादा, खस्ता। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, पहली और दूसरी 30 जून को एंड हो रहा है। ठीक है, लेट क्यों हो गए भाई? अच्छा,
तो उस क्लास के लिए चाहिए। जी इसको डिनोट कैसे करेंगे? टी बाय 2000 ओके 2017 उसको कैसे डिनोट करेंगे? दूसरी लाइन में लिखा हुआ है जो एंड को देखा जाएगा। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? शेल बी कैलेंडर ईयर इन विच द 30th जून फॉल्स। जी 30th जून कहाँ फॉल कर रही है? तो इसको क्या नाम देंगे? 2018। अच्छा भाई, अब एक साहब है, उन्होंने कहा कि जी हमारी कंपनी बाहर के मुल्क में रजिस्टर्ड है, तो जो बाहर हमारा हेड ऑफिस है उसका ईयर एंड 31 मार्च है, इसलिए हम मजबूर हैं। तो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स को देखता है उसके पास गए और FBR वालों को जाके कहा कि भाई आप हमारा टैक्स ईयर बदल दें और हमें इजाज़त दे दें कि हम 30 जून की बजाय 31 मार्च को ईयर एंड कर लें। इजाज़त फेडरल बोर्ड से भी ली जा सकती है और फेडरल बोर्ड में के एम्प्लॉई कमिश्नर उससे भी ली जा सकती है। इस पर भी हम बात करेंगे। अब ये इजाज़त लेने गया, इसको इजाज़त मिल भी गई। अब बता दें 2 साल तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर मजबूरन यूज़ कर रहा था, अब इस कंपनी को इजाज़त मिल गई कि नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे चले जाएं। अब बता दें कि अगर ये नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर पे जाता है तो बीच में कुछ अरसा आएगा, वो 12 महीने नहीं होगा, इसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, स्विच कर रहा है ये। अब बता दें 31 मार्च इसके बाद कौन सा वाला आ रहा है? 31 मार्च 18, वो तो गुजर चुका है, वो तो गुजर चुका है। इसके बाद कौन सा 31 मार्च आ रहा है? 19। तो 31 मार्च 19 को स्पेशल इसको इजाज़त मिलेगी और हुकूमत कहेगी ठीक है भाई आपका साल, थोड़ा सा लाइन को छोटा करके बना देते हैं ताकि फील हो के 9 महीने हैं। 31 मार्च 19 ये इसका अब टैक्स ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 19 को। इसको ये इजाज़त मिल गई। ये कितने महीने हैं? जून से, जून को नहीं गिनेंगे, जुलाई से दिसंबर 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। तो 12 की जगह 9 मंथ्स। अच्छा ये स्पेशल ईयर नहीं है, ये ट्रांजिशनल फेज है, तो इसको कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगेन इसको डिनोट करने के लिए आखिरी तारीख देखी जाएगी। आखिरी तारीख कौन सी है? तो ये कैलेंडर कौन सा है? 90। तो यहां क्या लिख दें? टैक्स ईयर 2019। 18 नहीं, आखिरी तारीख, पहली तारीख नहीं देखनी, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख, आखिरी तारीख। तो इस साल का नाम क्या होगा? टैक्स ईयर 2019। जी भाई आगे बताएं। अब तो इसको इजाजत मिल गई है, अब इसका साल कब खत्म होगा? बोले बोले बोले, ये लाइन थोड़ी सी लंबी, 12 महीने पूरे करने हैं। 31 मार्च 2020, 12 महीने नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल की 2 करेक्टरिस्टिक्स थी, 12 महीने और 30 जून को एंड हो, तो नॉर्मल की एक करेक्टरिस्टिक पूरी नहीं हो रही। नो इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज स्पेशल। स्पेशल, ये देखे ना, नॉर्मल सादा, स्पेशल तिल वाला, ट्रांजिशनल आलू वाला, ये स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा। अच्छा जी, इसकी आखिरी तारीख किस साल में गिर रही है? तो इसे क्या कहेंगे? 2020। अब इसने इजाजत तो ले ही ली है, अब अगली दफा साल का एंड होगा इसका 2021। स्पेशल, मेरा मार्कर इतने कह रहे हैं स्पेशल 12 मंथ्स। स्पेशल, स्पेशल करके लगाना। ओके
टैक्स ईयर नहीं, 21 नहीं, 21, टैक्स ईयर 2021। ओके, नोट इट डाउन और अप। कौन सा टैक्स ईयर 12 महीने से कम का हुआ करेगा? आलू वाला। कौन घर जाके ऊंची ऊंची बोलेगा? सादा तिल वाला, आलू वाला, हाथ खड़ा करें। एक, कितने लोगों की ये पहली क्लास है, यानी इससे पहले क्लास नहीं हुआ करेगी? अच्छा, इनके पास तो खुला टाइम होगा 5 से 9, 4 घंटे खूब सुबह पढ़ के आया करें। जो सोता है वो ओके। इधर लेजर है। जी भाई, नॉर्मल की पहली कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी, और डिनोट कैसे किया जाएगा? एंड आखिरी तारीख देखी जाएगी, आखिरी तारीख देखी जाएगी। ये फेज जो आया करेगी हमेशा 12 महीने से। ऐसा नहीं करना आपने कि 12 जमा 9, 21 महीने का साल बना दे, ऐसा नहीं करना। 12 जमा 9 बल्कि कितने महीने का? 12 से कम का। वो साल नहीं होगा, वो साला होगा, पता नहीं क्या होगा। तो 12 जमा 9 नहीं करना, तो 9 मंथ्स। और इसके बाद फिर आप स्पेशल पे स्विच कर देंगे, और फिर हर दफा अब आपको 12 महीने। फिर ये भी इजाजत है, आप उसे कहे भाई बहुत तिल वाले लग गए, आप सादा लगवाना शुरू कर दो, लेकिन बीच में अगेन एक आलू वाला आएगा। तो वेन एवर यू विल स्विच फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, अगर आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो अब ये 3 महीने आएंगे। बिल्कुल, यस स्टूडेंट, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आएंगे। ये जो 3 महीने आएंगे, 3 महीने मुसलसल आलू वाला खाना पड़ेगा। तो अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप सादा पे आ जाएंगे। तो नॉर्मल से स्पेशल पे भी जा सकते हैं, स्पेशल से, चाहे नॉर्मल से स्पेशल पे जाएं, चाहे स्पेशल से नॉर्मल पे जाएं, दोनों सूरतों के, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, दोनों सूरतों में बीच में क्या आएगा? ओके, अच्छा भाई। पॉइंट 2, सबसेक्शन 2, वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक साहब को इजाजत मिल जाए, वेयर अ पर्सन इज अलाउड। पर्सन से मुराद कौन कौन है? जरा उधर लेके, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी।
तीनों हो सकते हैं। वेयर अ पर्सन इज अलाउड, पर्सन से मुराद तो तीनों हो सकते हैं, तीनों को इजाजत है। अलाउड क्या मतलब, इजाजत मिल गई है। वेयर अ पर्सन इज, इजाजत का तरीका भी नीचे देखेंगे, इजाजत का तरीका भी रहता है। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज a 12-month period different from normal। डिफरेंट क्यों है ये नॉर्मल से? हाँ, 30 जून को एंड नहीं हो रहा, 30 जून को एंड नहीं हो रहा। Where a person is allowed to use 12 months period different from normal tax year, such period shall be that person's, ये उसका टैक्स ईयर होगा हेयर इन आफ्टर, आज के बाद, रेफर टू, इसको कहा जाएगा एज स्पेशल टैक्स ईयर, आज के बाद इसको स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट फॉल्स। कौन सी डेट देखनी है? क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट बताएं स्पेशल की कहां फॉल कर रही है? 2019 से। तो क्लोजिंग डेट 2019 में फॉल कर रही है, इसलिए इसको भी किससे डिनोट किया जाएगा? 2019 से। दोबारा, वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक, दोबारा पढ़ते हैं, वेयर अ पर्सन इज अलाउड, जहां एक बंदे को इजाजत मिल जाए टू यूज अ 12-month पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, ये याद करने घर जाके सारा, फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर। और आज के बाद इसको क्या कहा जाएगा? और इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल ईयर इन विच, ये रेलेवेंट टू नॉर्मल ईयर की ना थोड़ी वजाहत है, वो कल करनी है अभी। इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर, जो क्लोजिंग डेट बता देंगे स्पेशल टैक्स ईयर की कहां फॉल करिए, क्लोजिंग डेट 21 में, तो इसको फिर किससे डिनोट करेंगे? 21 से। जंप मारें, लॉन्ग जंप 0.9 जी, ये कौन सा साल है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जरा कोशिश करें, इसकी डेफिनेशन समझ आ रही है? पढ़ें खुद और डेट्स खुद ही लिख लें आगे इस मिसाल से लेके। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए ना? हाँ, समझ आ जाएगी, पढ़े जरा। 0.9 ओके, किन लोगों को आ गया समझ? 0.9 वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जहां एक बंदे का टैक्स ईयर बदल जाए, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। व्हाट इज द एंड ऑफ टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज? हाँ, यहां पे लिखें 30 जून 18। एंड ऑफ टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, इट इज टैक्स ईयर, it is ending, it is prior to change, end of tax year prior to change, and the date on which the changed year commences। इस changed year से मुराद ना ये वाला साल है, in which the changed, असल में तो उसने नॉर्मल से ट्रांजिशनल पे जाने की रिक्वेस्ट नहीं की थी, उसने तो नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की रिक्वेस्ट की थी। तो ये जो चेंज्ड वाला है ना, उससे ये मुराद है। इसको कहेंगे प्रायर टू चेंज और इसको कहेंगे चेंज्ड वाला साल। इन दोनों के दरमियान वाले को क्या कहा जाएगा? तो दो लफ्ज इसने लिखे हुए हैं, एक प्रायर टू चेंज का लफ्ज लिखा हुआ है, वो अंडरलाइन किया, वो ये वाला साल है, और चेंज्ड से मुराद ये वाला साल है। इन दोनों के दरमियान वाला ट्रांजिशनल है। तो ये दो लफ्ज एग्जामिनर ढूंढेगा आपके आंसर में, प्रायर टू चेंज का लफ्ज और चेंज्ड का लफ्ज। द डेट ऑन विच द चेंज्ड कमेंसेस, चेंज्ड साल कमेंस कब हो रहा है? इस दिन
जो भी तारीख बननी है, इस दिन कमेंस हो रहा है। यकम अप्रैल 19 बेशक आप लिख सकते हैं, 31 मार्च 19 लिखिए, यकम अप्रैल 19 ज्यादा बेहतर। इन विच द चेंज्ड ईयर कमेंसेस, यकम अप्रैल 19 आगे लिख ले, इन विच द चेंज ईयर कमेंसेस, इन दोनों के अरसे के दरमियान का नाम shall be treated as a separate tax year to be known as ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ना ये सिंपल है, ना ये स्पेशल है, ना ये नॉर्मल है, ना ये स्पेशल है, ये सेपरेट टैक्स ईयर है, लेकिन इसका नाम सेपरेट टैक्स ईयर नहीं रखना, टू बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ओके, वापस आ जाए 2A पे। हमारे लॉ के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं जो लॉ को देख रही हैं। इसमें सबसे पहले है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। फिर उसके बाद है चीफ कमिश्नर, इनलैंड रेवेन्यू एक लफ्ज़ यूज होता है, चीफ कमिश्नर। फिर इसके बाद है कमिश्नर। इसके आगे भी कुछ है, अभी वो जरूरत नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो हाईएस्ट अथॉरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद चीफ कमिश्नर है, उसके बाद कमिश्नर है। एक इंडिविजुअल, गौर से बात सुननी है, एक इंडिविजुअल चाहता है मैं नॉर्मल से स्पेशल पे स्विच कर जाऊं, तो उसको जाना पड़ेगा कमिश्नर से इजाजत लेने के लिए। एक पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि मैं नॉर्मल से स्पेशल पे चली जाऊं, इसको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। एक कंपनी चाहती है, कोई एक कंपनी चाहती है कि मैं नॉर्मल से स्पेशल पे चली जाऊं, तो इसको भी किसके पास जाना पड़ेगा? कमिश्नर के पास। तो इंडिविजुअल ने भी कमिश्नर के पास जाना है, एओपी ने भी कमिश्नर के पास जाना है, कंपनी ने भी कमिश्नर के पास जाना है। लेकिन अगर एक क्लास ऑफ पर्संस है, क्लास ऑफ पर्सन से मुराद कंपनी, इंडिविजुअल, एओपी नहीं, क्लास ऑफ पर्संस, सारी शुगर बनाने वाली कंपनीज, वो कहती हैं कि हमें 30 सितंबर ईयर एंड कर दो। तो अगर ये सारी शुगर बनाने वाली कंपनीज अगर अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहती हैं, तो फिर इसके लिए किसके पास जाएंगी? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और सीए के अंदर फर्म्स होती हैं जिसमें आप आर्टिकल्स करते हैं, उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। सारी सीए फर्म्स, क्लास ऑफ पर्संस रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर कर दो या कुछ भी कर दो, तो इनको भी किसके पास जाना पड़ेगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। 3 सीए के कॉलेज हैं, तीनों इंडिविजुअल चला रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स।
या क्रिकेटर हैं 12, अब वो 12 क्रिकेटर इंजमाम भी, शाहिद अफरीदी भी, वसीम अकरम भी इंडिविजुअल्स हैं, कहते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा ईयर एंड 31 मार्च मुनासिब है, तो इसलिए ऐसा करो हमें 31 मार्च की इजाज़त दे दो। अब सारे क्रिकेटर अगर जाना चाहें तो किसके पास जाएंगे? FPR के पास। तो अगर एक AOP ने या एक इंडिविजुअल ने या एक कंपनी ने टैक्स ईयर चेंज कराना है तो किसके पास जाए? और अगर क्लास ऑफ पर्संस ने कराना है, उसमें क्लास ऑफ कंपनी में भी बना सकते हैं, क्लास AOP में भी बना सकते हैं और क्लास इधर भी बना सकते हैं। क्लास का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पर्संस। क्लास का मतलब क्या होगा? उसमें ग्रुप इंडिविजुअल्स का भी बन सकता है, ग्रुप AOP का भी बन सकता है, ग्रुप कंपनी का भी बन सकता है। कुछ लोगों की ये गलत अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंडिविजुअल AOP ने चेंज कराने इधर चले जाएं, कंपनी ने चेंज कराने इधर चले जाए। नहीं नहीं नहीं, एक कंपनी ने चेंज कराने कहाँ जाएगी? और अगर क्लास ऑफ कंपनीज ने चेंज कराने, एक इंडिविजुअल ने चेंज कराने, क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स ने चेंज कराने, FPR के पास जाएगा। तो क्लासेस किसी भी एतबार से बन सकती हैं। शुगर बनाने वाले कंपनीज में बैंक सारे इकट्ठे हो जाएं और कह दें कि हमारा टैक्स ईयर चेंज कर दो। 2A, ये हायरार्की नोट कर लें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। पढ़ें अब 2A। द बोर्ड से क्या मुराद है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द FBR in case of group of persons, class of persons, in case of group of persons having a special tax year may permit through official gazette to use a normal tax year। वो normal tax year की आपको इजाजत दे सकते हैं। and in case of class of persons having normal tax year may permit through official gazette to use a। अब ये ऑफिशियल गजट क्या होता है? हुकूमत हर साल जून के महीने में एक सफ़ा, एक किताब सी प्रिंट कराती है, उस किताब में हुकूमत बता देती है, गजट एक बुक होती है, बस हुकूमत इशू करती है इसको। तो हुकूमत एक बुक बना के इशू करती है, उस बुक में हुकूमत बता देती है कि फ़लाँ फ़लाँ को हमने इजाज़त दे दी है। आजकल सारी शुगर बनाने वाली कंपनीज के लिए क्या ईयर एंड चल रहा है? 30 ईयर एंड पूछ रहा हूं मैं, ईयर एंड क्या चल रहा है? और सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 31 दिसंबर। तो क्लास है ना, शुगर बनाने वाली सारी कंपनीज, ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ने जाना होता है तो फिर कमिश्नर के पास जाती है। ये ऑल की बात हो रही है। तो ये ग्रुप्स भी नीचे जरा एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। शुगर बनाने वाले इंश्योरेंस कंपनीज। तो ग्रुप ऑफ पर्संस ने टैक्स ईयर चेंज कराने किसके पास जाएंगे? FPR के पास। और पॉइंट 3 और 4 में किसकी बात होने लगी है? आ पर्सन। 2A में ऊपर आए, 1 और 2 अलग अलग क्यों था? 1 में स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे थे और 2 में ओके 3। आ पर्सन, इसका मतलब आ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एन इंडिविजुअल, एक AOP भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, लेकिन सिंगल हो। आ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन राइटिंग में होगी। आ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम to use a 12-month period other than as and the commissioner may allow him। और अगर कमिश्नर को मुनासिब लगेगा तो उसको इजाजत भी दे देगा। द ऑर्डर कौन पास करेगा? हाँ, इजाजत कौन देगा? कमिश्नर। द ऑर्डर नीचे लिख लें, बाय कमिश्नर विल बी पास्ड, द ऑर्डर बाय कमिश्नर विल बी पास्ड, सॉरी आगे लिखा हुआ है, मादरत। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर इफ कंडीशन मेंशन बिलो इज
फुलफिल्ड। बिलो से क्या मुराद है? सबसेक्शन 5, अभी छोड़ें उसे। इजाजत देने से पहले क्या लगाई जाएंगी? शराइत लगाई जाएंगी। जैसे अब्बू कहते हैं बेटा 10 बजे तक घर आ जाना, और अगर 10 बजे तक घर ना आए तो फिर आइंदा आपके लिए ये लिमिट 8 बजे कर दी जाएगी। तो कंडीशंस भी, इजाजत के साथ कंडीशंस जुड़ी होती हैं। कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे क्या है। 4, अ पर्सन यूजिंग सारी बात वही 3 वाली है। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन to allow him to use and the commissioner may allow him. The order will be passed by commissioner if the condition mentioned below is। तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या शर्त लगाने लगा है। 2 घंटे धूप में खड़ा होना पड़ेगा शायद, उसके बाद इजाजत मिलेगी। ओके, तो नीचे चाहे आप नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हो या स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हो, दोनों सूरतों में जो कंडीशन है नीचे वाली वो फुलफिल होगी तो इजाजत मिलेगी, नहीं फुलफिल होगी तो इजाजत नहीं मिलेगी। 5, द कमिश्नर शेल ग्रांट द परमिशन, कमिश्नर इजाजत दे देगा टू चेंज द टैक्स ईयर, के साल को बदल लो, फ्रॉम सादा टू तिल वाला और तिल वाला टू सादा, ओनली सिर्फ कब, इफ द बंदा हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, अशद जरूरत, आई विल डाई अगर तुम मुझे इजाजत नहीं दोगे। इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड, कंपेलिंग नीड की मिसाल मैंने आपको दे दी अभी कि एक कंपनी है वो कहती है कि जी हमारे हेड ऑफिस का बाहर के मुल्क में ईयर एंड 31 मार्च है, तो इस प्लीज हमें भी इजाजत दो कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च है। तो बैंक्स कहते हैं कि जी हमारी क्लोजिंग ही 31 दिसंबर को होती है, इसलिए हमें भी इजाजत दो हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर हो जाए। शुगर बनाने वाली कंपनीज कहती हैं जी वो शुगर का सीजन इस तरह है कि 30 सितंबर को हमारा ईयर एंड होता है, तो वो कंपेलिंग नीड है। आप कंपेलिंग नीड अपने बिजनेस साइकिल को सामने रखते हुए शो कर दें तो उस एतबार से हो सकता है। अब कंपेलिंग नीड की कई मिसालें हो सकती हैं। राइज वाले भी जा सकते हैं हुकूमत के पास, भाई हमारा 30 जून करो, क्योंकि 30 जून की हमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती। 30 जून को तो क्लासेस चल रही होती हैं, फिर जुलाई गुजरता है, अगस्त में हम बच्चों को छुट्टी देते हैं, तो हमारा ईयर एंड अगस्त कर दो ताकि पूरे 2 सेशन 6-6 महीने के उसका हम अकाउंटिंग कर लें। 30 जून को तो अभी एक सेशन मिड में चल रहा होता है, इसलिए हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है 30 जून को अपने अकाउंट्स बना सकें। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस आपको बात समझ आ गई होगी। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर कि आप नॉर्मल से किस पे जा सकें, इजाज़त लेनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। इफ़ द पर्सन इज शोन अ, और कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन, और इजाज़त देने से पहले वो कंडीशंस लगा सकता है। मिसाल के तौर पे ये इजाज़त आपको 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 6 साल के लिए दे रहा हूँ, फिर दोबारा आके लेना, कोई भी कंडीशन लगा सकता है। The commissioner may impose conditions while giving इजाजत। Okay. Okay. आप एप्लीकेशन दे के आ गए, तो जब आप एप्लीकेशन दे देंगे तो इसके बाद जो है वो कमिश्नर आपको बुलाएगा और बुला के कहेगा भाई आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाह रहे हो या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना चाह रहे हो, आप मेरे से आके एक दफ़ा मिलो और मिल के मुझे अपना केस पुट करो। और भाई देख लिया उधर, अभी तो देख लो, मिल के मुझे अपना केस पुट करो। और सफ़े पे तो तुमने लिख के बता दिया है कि नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है, लेकिन सारी बात सफ़े पे आ नहीं सकती। ज़रा मुलाकात करके मुझे साबित करो और कन्विंस करो कि तुम नॉर्मल से स्पेशल पे जाना चाह रहे हो। तो अब आप गए, आपने मीटिंग की, मीटिंग करके उसे कन्विंस किया कि नॉर्मल से स्पेशल पे मुझे जाने दो। अगर तो इजाज़त मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर कमिश्नर जो फैसला सुनाएगा उसमें वजह बताएगा कि आपको इजाज़त क्यों नहीं दी। पॉइंट 6, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। भाई आप देख नहीं रहे सफ़े की तरफ? हाँ आप नहीं, इस जब मैं पढ़ा था इस नहीं देख रहे थे। पॉइंट 6 में एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, कमिश्नर की तरफ से जो ऑर्डर है, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होगा? पर्सन होगा ना, इंडिविजुअल एओपी कंपनी। शेल बी an order by commissioner of change in tax year shall be passed after providing the applicant
एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात सुनी जाएगी फिर फैसला सुनाया जाएगा। जिससे आप कहते हैं ना कि मेरी एप्लीकेशन फौरन क्यों रिजेक्ट की, मुझे बात करने का मौका तो देते। एप्लीकेशन देने के बाद एक दफा हम बुला के मेरी बात तो सुनते। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसका केस सुना जाएगा। और अगर फैसला ये आए कि आपको इजाजत मिल गई फिर तो कोई मसला नहीं। बट इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, रिजेक्ट, यानी नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की आपको इजाजत नहीं मिली, तो क्या करें? तो कमिश्नर क्या करे? द कमिश्नर शैल मेंशन इन द ऑर्डर द रीजंस ऑफ रिजेक्शन। तो कमिश्नर रीजंस बताएगा कि इस वजह से मैंने आपको इजाजत नहीं दी। तो किस सूरत में रीजंस बताना जरूरी है? इजाजत मिलने की सूरत में, ना मिलने की सूरत में? ना मिलने की सूरत में। अच्छा, ये पॉइंट 6 में पहला लफ्ज दोबारा पढ़ें, एन ऑर्डर बाय कमिश्नर। ये ऑर्डर कौन सा वाला है? वो तो उर्दू कर दी ना आपने। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, ये ऑर्डर कौन सा वाला है? हाँ, 3 और 4 वाला है। 3 और 4 वाला है। 3 में कहां से कहां जा रहे थे? N to S। और 4 में कहां जा रहे थे? S to N, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहे थे। तो एन ऑर्डर से मुराद इधर 3 और 4 वाला है। एन ऑर्डर के ऊपर आपने लिख लिया 3 और 4। एन ऑर्डर shall be passed after providing applicant an opportunity of being heard. अच्छा जी, 6 और 7 में थोड़ा फर्क है। 7 अब पढ़ते हैं। 6 ये है कि आपको इजाजत ही ना मिले। 6 ये है कि आपको इजाजत ही ना मिले। 7 पढ़ के बाद उसमें क्या लिखा हुआ है? 6 में तो आपको, आप अब्बू के पास जाएंगे, अब्बू मैं 10 बजे आ जाऊं, चुप जाओ, शर्म नहीं आती? 7 में क्या है? सेवन ये है कि आपको इजाजत मिल गई थी, लेकिन मिलने के बाद आपकी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से इजाजत क्या लेनी पड़ी? वापस लेनी पड़ी। तो सिरे से इजाजत ही ना मिले, ये कहां लिखा हुआ है? और मिली हुई इजाजत वापस लेना, सिरे से गिफ्ट ही ना मिले, ये कहां लिखा हुआ है? और गिफ्ट देके कोई अगला बंदा वापस मांग ले, नहीं यार गलती से आपको दे दिया, ये कहां लिखा हुआ है? 7 में। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, लेकिन एक शर्त है, कमिश्नर जब इजाजत वापस लेगा दी भी, उससे पहले भी आपको एक दफा बुलाएगा। और मिसाल के तौर पे देखें, इजाजत दे दी उसने, आपने इस साल स्पेशल टैक्स ईयर एंजॉय किया, कमिश्नर ने इस दिन आपको बुला लिया, किसी भी दिन इस दिन खड़े होकर आपको बुला लिया, यार वो ना एक बात करनी थी, कान इधर करो। तो टैक्स पेयर ने कान इधर कर दिया, तो वो ना मैं इजाजत वापस लेना चाह रहा हूँ। तो अब आप जो है ऑब्वियसली उसे अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करें, उसे कहें भाई तेरी मेहरबानी यार, नाम मान जा, इजाजत ना वापस ले। तो कमिश्नर को बहरहाल ये पावर है, दी गई इजाजत वापस ले सकता है। ये आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब्बू ये नहीं करते कि बेटा आओ मैं क्यों ना तुम्हारी इजाजत वापस ले लूँ, अब्बू ऐसा नहीं पूछते, लेकिन कमिश्नर ऐसा पूछेगा। कमिश्नर इज नॉट दैट। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, कमिश्नर चाहे मे बाय ऑर्डर, अभी कॉमे वाला छोड़ें, मे बाय ऑर्डर विदड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन। अच्छा, ये ग्रांट कहाँ हुई थी? अंडरलाइन करें 3 और 4 में। ग्रांट कहाँ की थी पहले इसने? 3 और 4 में। 3 और 4 में जो इजाजत मिली थी उसे वापस भी ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसके लिए, शर्त क्या है? आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात सुनेगा, बात सुनने के बाद फैसला सुनाएगा। ओके अच्छा जी, अब ऊपर से रिवाइज करें शुरू से। हेड्स डाउन नहीं करने भाई क्लास में। ओके, हेड्स डाउन करने वाले को जुर्माना होगा। 2A, क्लास ऑफ पर्सन ने टैक्स ईयर चेंज कराना है तो कौन सा पॉइंट लगेगा? 2A। और सिंगल पर्सन ने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है तो, और सिंगल पर्सन ने स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है तो 4। अच्छा, नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल पे जाने से पहले आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। 6 में कमिश्नर इजाजत देने से पहले अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हर्ड, और अगर इजाजत नहीं देना चाहता तो
रीजंस बताएगा। 7 में ओके, दी गई इजाजत क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। ओके, पॉइंट 8 चलें, कल पढ़ेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। 10 हो गया, 9 हो गया, 11 पढ़ लें, इसको खत्म करें। A person dissatisfied with any order of commissioner under 3, 4 और 7। 3 वाले ऑर्डर से बंदा कैसे डिससेटिस्फाइड हो सकता है? नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की सिरे से इजाजत ही नहीं दी। अच्छा, 4 वाले ऑर्डर से पर्सन कैसे डिससेटिस्फाइड हो सकता है? स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की सिरे से इजाजत ही नहीं दी। 7 वाले ऑर्डर से कैसे बंदा डिससेटिस्फाइड हो सकता है? इजाजत दे दी थी और दे के वापस ले ली। आप पर्सन यानी टैक्स पेयर, कमिश्नर की बात तो नहीं हो रही, इंडिविजुअल एओपी की बात हो रही है या कंपनी की। आ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड दादा एंड द डिसीजन बाय द दादा शेल बी। अब दादी के पास नहीं जा सकते, तो दादा का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। अगर अब्बू बात नहीं मान रहे तो किसके पास चले जाएं, दादा के पास। पॉइंट 11 दोबारा पढ़ लें। अ पर्सन, अ बच्चा, डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डैड मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द दादा। द डिसीजन बाय द दादा शेल बी फाइनल। तो दादा का फैसला फाइनल होगा। यू कांट गो टू ना। ओके, जाएं।